इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अफ्रीका के एक सुनसान रेगिस्तान में फंस चुकी है। उसके पास पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं बची और रेगिस्तान की आग, बरसाती धूप उसकी जान ले रही होती है। थकावट और प्यास की वजह से वह रेत पर गिर जाती है और लगभग मरने वाली होती है। इतने में उसके साथ जो आदमी होता है वह जमीन खोदकर एक सूखी झाड़ी निकालता है और उसकी जड़ों से निकला कुदरती पानी उसके होठों पर डालता है। जिसके बाद हम मूवी का स्टार्टिंग सीन देखते हैं जहां हमें एक 14 साल की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रेस है। ग्रेस की जिंदगी इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है क्योंकि हाल ही में उसकी मां का इंतकाल हो चुका है। अपनी मां के इस दुनिया से चले जाने के बाद ग्रेस पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। वह घंटों तक खामोश रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह आगे क्या करेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेस के वालिदैन का उसके बचपन में ही डिवोर्स हो चुका था। उसके बाप का नाम गैरी होता है जो कि एक बहुत ही पैशनेट जियोलॉजिस्ट है जिसका पूरा फोकस सिर्फ उसके काम पर होता है। गैरी अपना ज्यादातर वक्त अफ्रीका के गर्म रेगिस्तानों और बंजर पहाड़ों में मिनरल्स पर रिसर्च करते हुए गुजारता है। डिवोर्स के बाद से ग्रेस अपने बाप गैरी से बहुत कम मिली है और उनकी आपस में ज्यादा बात भी नहीं होती थी। इसी दूरी की वजह से इन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत कमजोर बन चुका था। ग्रेस को अपने बाप के साथ वक्त गुजारने का कभी कोई अच्छा मौका नहीं मिल पाया। वह बचपन से लेकर आज तक हमेशा अपने बाप के प्यार और उसके वक्त के लिए तरसती रही है। लेकिन अब मां के चले जाने के बाद ग्रेस के पास कोई रास्ता या ठिकाना नहीं बचा है। मजबूरी में वह यह बड़ा फैसला करती है कि वह फ्लाइट लेकर अफ्रीका जाएगी और अपने बाप गैरी के साथ ही रहेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस अपना सामान पैक करती है। वह अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है और एक अनजान कॉन्टिनेंट की तरफ अपना सफर शुरू करती है। कई घंटों की लंबी फ्लाइट के बाद ग्रेस अफ्रीका के एक अनजान शहर में लैंड करती है। ग्रेस जब अफ्रीका पहुंचती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और नए माहौल का डर साफ नजर आ रहा होता है। वह एयरपोर्ट के बाहर खड़ी होकर चारों तरफ देखती है और अपने बाप गैरी का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसके बाप गैरी का सीन दिखाया जाता है। गैरी इस वक्त रेगिस्तान के एक बहुत ही रिमोट और सुनसान इलाके में बिल्कुल अकेला होता है। लेकिन इतने में गैरी को अपने कैंप के रेडियो पर एक अर्जेंट मैसेज मिलता है कि उसकी बेटी ग्रेस उससे मिलने अफ्रीका आ रही है। यह सुनते ही गैरी खुश हो जाता है। वह शहर जाने के लिए अपना एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन उड़ाने की तैयारी करता है। लेकिन इतने में वहां का मौसम अचानक बहुत तेजी से खराब होने लगता है जो आने वाले खतरे का इशारा होता है। आसमान पर अचानक काले बादल छा जाते हैं और धूल भरी तेज हवाएं चलने लगती हैं। रेडियो पर कंट्रोल रूम की तरफ से गैरी को वार्निंग दी जाती है कि आगे का मौसम बहुत खराब हो रहा है। कंट्रोल रूम वाले उसे बताते हैं कि ऐसी तेज हवाओं में फ्लाइट उड़ाना इस वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है। वह गैरी को एडवाइस करते हैं कि वह प्लेन टेक ऑफ ना करे और मौसम ठीक होने का इंतजार करे। लेकिन गैरी इस वक्त अपनी बेटी से मिलने के लिए इतना बेचैन होता है कि वह इन सब वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है। इसीलिए वह रिस्क लेकर अपना प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और इस बंजर रेगिस्तान के ऊपर से उड़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ता है हवाओं का दबाव और तूफान बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है। प्लेन हवा में बुरी तरह हिचकोले खाने लगता है। गैरी पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता है और कंट्रोलर्स को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक प्लेन का इंजन इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक झटके के साथ पूरी तरह फेल हो जाता है। इंजन बंद होते ही प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसके बाद वह छोटा सा प्लेन डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच जा गिरता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह जगह स्केलेटन कोस्ट के करीब एक बहुत ही सुनसान और आइसोलेटेड रेगिस्तान है। प्लेन का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो जाता है। लेकिन किस्मत से गैरी किसी न किसी तरह इस भयानक क्रैश में जिंदा बच जाता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वहां एक और खतरा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद हमें वहां कुछ खतरनाक और बेरहम लोग दिखाई देते हैं जो असल में हथियारों से लैस रेबेल्स होते हैं। यह रेबेल्स इस रेगिस्तान में अपनी मर्जी चलाते हैं और गैरकानूनी तरीके से हीरे की तलाश करते हैं। वह गैरी को जख्मी हालत में रेत पर लेटा हुआ देख लेते हैं। उनका लीडर आगे बढ़ता है और जब वह गैरी का सामान और आईडी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि गैरी एक जियोलॉजिस्ट है। यह जानते ही उन क्रिमिनल्स का प्लान बदल जाता है।
दरअसल वह जानते हैं कि एक जियोलॉजिस्ट उन्हें डेजर्ट में छुपे हुए डायमंड्स की अंडरग्राउंड लोकेशन बता सकता है। अगर गैरी ने उन्हें डायमंड्स ढूंढने में मदद कर दी तो वह लोग रातों रात अमीर हो सकते हैं। इसीलिए वह लोग गैरी को वहां जान से मारने के बजाय उसे अपना कैदी बनाने का फैसला करते हैं। गैरी अब पूरी तरह से मजबूर और बेबस हो चुका है। वह भागने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त उसे अपनी मौत से ज्यादा अपनी बेटी ग्रेस की फिक्र अंदर ही अंदर खा रही होती है। दूसरी तरफ हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो अफ्रीका के उस छोटे से एयरपोर्ट पर अकेली खड़ी होती है। वह वहां अपने फादर के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन कई घंटे गुजर जाते हैं और उसके फादर उसे लेने नहीं आते। धीरे धीरे शाम होने लगती है और एयरपोर्ट लगभग खाली होने लगता है। ग्रेस घबराते हुए वहां की पुलिस अथॉरिटीज के पास जाती है और उनसे पूछताछ करती है, जिसके बाद पुलिस उसे बताती है कि रडार सिस्टम से उसके बाप का प्लेन मिसिंग हो चुका है। यह खबर मिलते ही लोकल रेस्क्यू टीमें और पुलिस उस मिसिंग प्लेन की तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन स्केलेटन कोस्ट का रेगिस्तान इतना बड़ा और भयानक है कि उन्हें मिट्टी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत धीमी होती है और वक्त तेजी से गुजर रहा होता है। कुछ दिन लगातार तलाश करने के बाद रेस्क्यू टीम अब अपनी उम्मीद लगभग खोने लगती है। वे लोग ग्रेस के पास आते हैं और उसे साफ बता देते हैं कि रेगिस्तान में इतने दिन तक जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। यानी कि इन रेस्क्यू टीम वालों ने बिना बॉडी देखे ही गैरी को मरा हुआ मान लिया है। लेकिन ग्रेस का दिल इस बात को मानने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता। ग्रेस रोते हुए यह फैसला करती है कि वह चुपचाप बैठकर अपने बाप के मरने का गम नहीं मनाएगी। वह पुलिस के सहारे नहीं बैठेगी, बल्कि वह खुद अपने बाप को ढूंढने उस खतरनाक डेजर्ट में जाएगी। लेकिन एक 14 साल की लड़की अकेली उस जानलेवा रेगिस्तान में नहीं जा सकती। उसे वहां के रास्ते दिखाने और उसे जिंदा रखने के लिए एक तजुर्बाकार लोकल गाइड की जरूरत होती है। ग्रेस की मुलाकात कुछ लोकल लोगों से होती है, जिनसे उसे कजीरो नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है। लोग बताते हैं कि कजीरो उस बड़े रेगिस्तान का सबसे ज्यादा तजुर्बाकार लोकल गाइड हुआ करता था। वह ऐसा इंसान है जो उस रेगिस्तान की मिट्टी और हवा से अच्छी तरह वाकिफ है और यहाँ सरवाइव करना जानता है। ग्रेस किसी तरह कजीरो के घर तक पहुंचती है और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वह उसके सामने हाथ जोड़ती है और मिन्नतें करती है कि वह उसके बाप को ढूंढने में उसकी मदद करे। शुरू में कजीरो ग्रेस की बात साफ इनकार कर देता है और उसे वापस जाने को कहता है, क्योंकि कजीरो जानता है कि स्केलेटन कोस्ट का रेगिस्तान मौत का दूसरा नाम है और वहां जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वह ग्रेस को समझाता है कि वहां जाना खुदकुशी के बराबर है और हमें रेस्क्यू टीम की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन ग्रेस अपनी जिद पर कायम रहती है और उसकी आंखों में अपने बाप के लिए सच्चा प्यार साफ नजर आता है, जिसे देखकर आखिरकार कजीरो मान जाता है और वह उस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कजीरो और ग्रेस मिलकर अपना सामान तैयार करते हैं। वह पानी की बोतलें और जरूरी फर्स्ट एड इकट्ठी करते हैं, जिसके बाद वह एक गाड़ी में उस बड़े रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। ग्रेस को अभी अंदाजा नहीं होता कि आगे उस लंबे सफर में उनका सामना कितने भयानक हालात से होने वाला है। सफर के शुरुआती चंद दिन ही ग्रेस के लिए बहुत मुश्किल और तकलीफदेह साबित होते हैं। डेजर्ट की बराह, रास्त गर्मी और झुलसा देने वाली हवा ग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रही होती। उसकी आंखें धूप की तेज चमक से जल रही होती हैं। कजीरो उसे लगातार समझाता है कि यहाँ पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है और उन्हें उसे बचाकर पीना होगा। दरअसल कजीरो एक ट्राइबल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है और उसे उस रेगिस्तान में जिंदा रहने के तमाम पुराने राज मालूम हैं। वह जमीन के निशान, हवा का रुख और रेत के टीलों को देखकर दिशा का बिल्कुल सही अंदाजा लगा लेता है। वह ग्रेस को सिखाता है कि दिन में गर्मी से कैसे बचना है और रात की सर्दी में कैसे जिंदा रहना है। वहीं दूसरी तरफ हमें गैरी को दिखाया जाता है, जो उन डायमंड हंटर्स के कब्जे में है। रेबल्स का लीडर सूरी गैरी को जिस्मानी और जहनी तौर पर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। वह लोग गैरी को घंटों तक तपती धूप में बांध कर रखते हैं और उसे पीने के लिए पानी तक नहीं देते। वह गैरी को मजबूर करते हैं कि वह उन्हें बताए कि उस डेजर्ट में डायमंड्स कहाँ छिपे हुए हैं। गैरी को समझ आ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है और अपनी बेटी तक पहुंचना है तो उसे वक्त हासिल करना होगा। इसीलिए वह उन्हें झूठी उम्मीदें देना शुरू कर देता है
और उन्हें गलत जगहों पर खुदाई करने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में ग्रेस के पैरों में रेत की सख्त गर्मी की वजह से बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से चलने में उसे सख्त दर्द होता है। कजीरो उसे बार बार हौसला देता है ताकि ग्रेस का जहन उस जानलेवा गर्मी और थकान से हट जाए और वह हिम्मत ना हारे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उनके पीने का पानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। पानी के बगैर ग्रेस प्यास की शिद्दत से तकरीबन बेहोश होने लगती है और उसके होंठ खुश्क और सियाह पड़ जाते हैं। वह आखिरकार थक कर जलती हुई रेत पर गिर जाती है और कहती है कि वह अब आगे नहीं चल सकती। ग्रेस कहती है कि उसे यहीं मर जाना मंजूर है, लेकिन वह अब आगे नहीं बढ़ेगी। जिसके बाद कजीरो उसे वहीं छोड़कर आसपास सूखी झाड़ियों को तलाशने लगता है। वह गर्म रेत को कूदता है और एक झाड़ी की गहरी जड़ों को बाहर निकालता है। वह उन जड़ों को अपने मजबूत हाथों से पूरी ताकत लगाकर निचोड़ता है। तब उसमें से थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी निकल आता है। कजीरो फौरन वापस ग्रेस के पास आता है और वह चंद कतरे ग्रेस के खुश्क होंठों पर डाल देता है। यह वही मंजर होता है जो हमने कहानी के आगाज में देखा था। उस पानी की वजह से ग्रेस की उखड़ी हुई सांसों में थोड़ी सी जान वापस आ जाती है। जिसके बाद कजीरो उसे समझाता है कि रेगिस्तान में मौत उन्हीं को आती है जो डर कर हार मान लेते हैं। वह कहता है कि हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा, तभी हम तुम्हारे बाप तक पहुंच पाएंगे। अपने बाप का नाम सुनकर ग्रेस दोबारा अपनी हिम्मत जमा करती है और उसके साथ चलने लगती है। ग्रेस अब एक कमजोर लड़की नहीं रही। उस रेगिस्तान के अजाब ने उसे एक मजबूत सर्वाइवर बना दिया होता है। कुछ दिन और सफर करने के बाद उन्हें दूर एक वादी में एक छोटा सा कैंप और कुछ गाड़ियां नजर आती हैं। दरअसल यह वही डायमंड हंटर्स और गोरिल्लों का खुफिया कैंप होता है जिसकी उन्हें तलाश थी। कजीरो अपने बाइनोकुलर से छिपकर उस कैंप का गौर से मुआयना करता है। उसे वहां मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक हथियारों से लैस गोरिल्ले घूमते हुए नजर आते हैं और इतने में उन्हें कैंप के बीच में धूप में बंधा हुआ और जख्मी गैरी भी नजर आ जाता है। जिसके बाद कजीरो और ग्रेस फैसला करते हैं कि वह रात का इंतजार करेंगे, क्योंकि रात के वक्त ज्यादातर गोरिल्ले गहरी नींद में सो जाते हैं और कैंप निस्बतन पुरसुकून हो जाता है। जब रात मुकम्मल तौर पर छा जाती है तो कैंप के अंदर खामोशी फैल जाती है। सिर्फ चंद पहरेदार कैंप के बाहर अपनी गन के साथ गश्त कर रहे होते हैं। कजीरो अपने शिकारी तजुर्बे का इस्तेमाल करता है और जमीन पर रेंगता हुआ कैंप के करीब पहुंच जाता है। वह पहरेदारों का ध्यान बटाने के लिए कैंप की दूसरी तरफ झाड़ियों में एक पत्थर फेंक देता है। आवाज सुनते ही पहरेदार अलर्ट हो जाते हैं और उस तरफ चेक करने लगते हैं। जैसे ही पहरेदार वहां जाते हैं तो कजीरो और ग्रेस अंधेरे का फायदा उठाते हुए गैरी के टेंट तक पहुंच जाते हैं। गैरी वहां बंधा होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है और सामने अपनी इकलौती बेटी को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ग्रेस आहिस्ता से आगे बढ़ती है और अपने बाप के गले लग जाती है। गैरी अपनी बेटी को उस मौत के मैदान में देखकर जज्बाती हो जाता है। यह तीनों दबे पांव कैंप के पिछले हिस्से से निकल जाते हैं और अंधेरे में कैंप से दूर भागने लगते हैं। सुबह होने तक वह लोग कैंप से कई मील दूर तक बिना रुके चलते रहते हैं। अगली सुबह कैंप में हलचल मच जाती है जब रेबल्स देखते हैं कि उनका कैदी फरार हो चुका है। लेकिन कजीरो ने भागने के लिए एक ऐसी पथरीली जगह का इंतखाब किया होता है जहां कदमों के निशान नहीं बनते। रेबल्स अपनी गाड़ियों में उन्हें ढूंढने निकलते हैं, लेकिन खराब रास्तों की वजह से वह पूरी तरह गुम हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें हार मानकर वापस कैंप लौटना पड़ता है। इधर रॉकी कैनियन के अंदर एक महफूज जगह पर बैठकर गैरी, ग्रेस और कजीरो सुकून की सांस लेते हैं। यह लोग आखिरकार उन मौत के पहाड़ों और रेगिस्तान से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उसी मंजर के साथ उस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।